हेलो बच्चों। मेरा नाम है जय भंडारी और आज हमने लास्ट सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम सीए फाउंडेशन के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर उसी सीरीज को आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट वाली क्लास में जैसे सब लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर सारे स्टूडेंट जिन्होंने भी क्लासेस देखी है उन्होंने यहाँ पर देखा होगा, हमने जो एक्सरसाइज 1 है उसका अभी तक रेशो वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। और एक्सरसाइज 1 में जो रेशो वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, हमने उसके सॉल्यूशन जो भी यहाँ पर क्लास में किए हैं वो सारे सॉल्यूशन मैं एक गूगल ड्राइव लिंक बनाकर उसका आज वाली वीडियो के अंदर कमेंट डिस्क्रिप्शन में उसको पेस्ट कर दूंगा, उसका लिंक बनाकर पेस्ट कर दूंगा। सो उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने रेशो कंप्लीट किया था, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रेशो कंप्लीट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम उसी चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज प्रपोर्शन उसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। हम प्रपोर्शन को स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा प्रपोर्शन के बारे में आइडिया ले लेते हैं, प्रपोर्शन होता क्या है। तो प्रपोर्शन को समझने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर दो रेशो इक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, अगर दो रेशो इक्वल है तो उनको प्रपोर्शन बोला जाता है। सिंपल प्रपोर्शन की डेफिनेशन है, अगर दो रेशो इक्वल होते हैं तो उनको प्रपोर्शन बोला जाता है। अच्छा, प्रपोर्शन में क्या होता है? सिंपल मैंने वापस बता देता हूं। दो रेशोज के बीच में अगर इक्वल है देन इट इज कॉल्ड प्रपोर्शन। ठीक है। अच्छा, मेन यहां पर है रेश जो प्रपोर्शन है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। जब हम प्रपोर्शन को क्लासिफाई करते हैं या प्रपोर्शन के टाइप्स पढ़ते हैं तो बेसिकली हमारे पास में दो तरह का प्रपोर्शन निकल कर आता है। एक प्रपोर्शन को बोला जाता है सिंपल और एक प्रपोर्शन को बोला जाता है कंटिन्यूड। एक प्रपोर्शन हमारा होता है सिंपल और एक प्रपोर्शन होता है हमारा कंटिन्यूड। सिंपल प्रपोर्शन में क्या होता है? सिंपल प्रपोर्शन में चार टर्म्स होती है। ए डिफरेंट टर्म होती है, बी डिफरेंट टर्म होती है, सी डिफरेंट टर्म होती है, डी डिफरेंट टर्म होती है। इसको फोर टर्म्स प्रपोर्शन भी बोला जाता है। ए वुड बी कॉल्ड फर्स्ट टर्म, बी वुड बी कॉल्ड सेकेंड टर्म, सी वुड बी कॉल्ड थर्ड टर्म एंड डी वुड कॉल्ड फोर्थ टर्म। कंटिन्यूड प्रपोर्शन की अगर बात करें तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में ए रेशो बी एंड ये जो सेकेंड टर्म होती है ना, ये रिपीट होती है। यहां पर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में सेकेंड टर्म जो है वो रिपीट हो रही है, इस वजह से ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, बी को यहां पर कंबाइंडली बोला जाता है सेकेंड और मीन टर्म, मीन का मतलब एवरेज, मतलब बीच में। ठीक है। और सी को बोला जाता है यहां पर थर्ड टर्म। सो बेसिकली जब हम प्रोपोर्शन को क्लासिफाई करते हैं तो प्रोपोर्शन दो तरह का क्लासिफिकेशन उसका निकल कर आता है। एक होता है सिंपल जिसमें चार टर्म्स होती है और एक होता है कंटिन्यूड जिसमें हमारी तीन टर्म्स वाला प्रोपोर्शन होता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज भी है। इन प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज पर एग्जाम में एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये प्रॉपर्टी तो बहुत यूज होती है। अगर दो प्रोपोर्शन, देखो मैं एक एक एग्जांपल से इसको समझाता चलूंगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में, एक मिनट वेट करना। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर हम रेशो की वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल प्रपोर्शन, दो रेशो की इक्वलिटी प्रपोर्शन बोली जाती है। तो मान लो 2/3 एक रेशो है, इसके इक्वल जो रेशो होगा वो होगा 4/6। ठीक है। अच्छा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा। एक तरफ भी 12 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी तरफ भी 12 आएगा। सो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर हम बाहर वाली वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और प्रोपोर्शन में अंदर वाली वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो सेम आता है, उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम होता है। ठीक है। ये मैंने अभी एग्जांपल से भी समझा दिया है यहाँ पर।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में इन्वर्टेंडो। यहां पर हम इनवर्स कर सकते हैं, अगर रेशो का इनवर्स करते हैं तब भी वो उनकी प्रॉपर्टी है ना सेम बनी रहती है, वो अपनी इक्वलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि मान लो कि एक रेशो है 1:2 इक्वल है एक रेशो 6:12 के। ये दोनों रेशो इक्वल रेशोज है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इनका इनवर्स भी कर दे, अभी देखो बाहर वाली वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 12, अंदर वाली वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 12, अगर हम इसको इनवर्स भी कर दें तो इनवर्स करने पर क्या होगा 2:1, ये इज इक्वल टू होगा 12:6 के। अभी भी वही देख लो, आउटसाइड वाली वैल्यूज का प्रोडक्ट इनसाइड वाली वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। तो ये सेम इक्वलिटी वाली इनकी प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑल्टरनेटो। ऑल्टरनेट पोजीशन अगर चेंज हो जाती है, मतलब या तो हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं या फिर हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। या तो हम अंदर इनसाइड वाली वैल्यूज की पोजीशन को चेंज कर दें और हम आउटसाइड वाली वैल्यूज की पोजीशन को चेंज कर दें, तब भी रेशो की जो प्रॉपर्टी इक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी है ना वो बनी रहती है। एग्जांपल, मान लो एक रेशो है 1:3 और इसका अपने करेंगे तो 6:18, ये दोनों इक्वल रेशोज है। अब है ना मैं अंदर वाली वैल्यूज की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, सो इट वुड बिकम 1:6 एंड 3:18। अभी भी देखो दोनों की इक्वल रहने की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों इक्वल है, ठीक है। मतलब यह है कि इन प्रॉपर्टीज को यूज करने पर जो दो इक्वल रेशोज की प्रॉपर्टी होती है प्रोपोर्शन में, वो चेंज नहीं होती, वो एक जैसी बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो में हम एडिशन यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम टर्म्स को ऐड कर देते हैं, एडिशन यूज करते हैं, तब भी वो अपनी इक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेशो है 1:2 और एक रेशो है 2:4, दोनों इक्वल रेशोज है। इक्वल रेशो होने की वजह से प्रपोर्शन बोले जाएंगे। सो अगर हम इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो, डिनोमिनेटर ऐड हो रहा है तो 1+2:2, और इधर भी डिनोमिनेटर ऐड हो रहा है सेकंड रेशो में 2+4:4। तो रिजल्ट क्या रहेगा अगर ध्यान से समझोगे तो 3:2 और ये सेम होगा 6:4 के। यानी इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इक्वल रहने वाली प्रॉपर्टी को मेंटेन रख रखा है। एडेंडो यानी कॉम्पोनेंटो में हम ऐड कर रहे हैं, डिविडेंडो में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। टर्म्स को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तब भी वो अपनी प्रॉपर्टी सेम ही रखते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। इसके अंदर देखो, कॉम्पोनेंटो का मतलब है एडिशन, डिविडेंडो का मतलब है सब्ट्रैक्शन। अगर हम एडिशन करते हैं एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों करते हैं, तब भी हमारी जो इक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी है ना प्रोपोर्शन में, वो बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेशो है 1:3 एंड दूसरा रेशो है 3:9। फॉर एग्जाम्पल समझना, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ऐड कर रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा डिफरेंट लेना पड़ेगा अदरवाइज नेगेटिव आ जाएगा। एक रेशो है 3:1, एक रेशो है 9:3, ठीक है। अच्छा, दोनों इक्वल रेशो है, 3:1 एंड 9:3 आर इक्वल रेशो। अब देखो, अगर हम इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दें दैट वुड बी 4, ठीक है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को माइनस कर दें दैट वुड बी 2। सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दें दैट वुड बी 6 और माइनस कर दे, देखो सेम प्रॉपर्टी। 4:2 को सॉल्व करोगे तो 2:1 एंड 6:3 को सॉल्व करोगे देन 2:1 ही रहेगा दोनों ही केस में। यानी इस केस में भी प्रपोर्शन अपनी इक्वलिटी रेशो वाली प्रॉपर्टी को मेंटेन रख रखा है। एडेंडो एंड सब्ट्रहेंडो। एडेंडो में क्या किया जाता है, ये जो प्रपोर्शन के एंटीसीडेंट्स है, यहां पे रेशो देखो, हर रेशो का एंटीसीडेंट, फर्स्ट वाले रेशो का एंटीसीडेंट वुड बी ए,
नेक्स्ट रेशियो का सी, नेक्स्ट रेशियो का ई, एंड कॉन्सिक्वेंट अगर उनको ऐड भी किया जाता है ना तब भी वो अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन करके चलते हैं। एंड सब्ट्रेहेंडो यहां पर माइनस किया जाता है तब भी वो अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन करके चलते हैं। मैं एक एग्जांपल यहां पर एडेंडो का दे देता हूं, सब्ट्रेहेंडो का भी दिया जा सकता है एग्जांपल, लेकिन एडेंडो का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं यहां पर। फॉर एग्जांपल रेशो है 1:3 इज इक्वल टू होगा 3:9 के इज इक्वल टू होगा 2:6 के। तीन रेशो है, अगर तीनों रेशो के एंटीसीडेंट्स दैट वुड बी 1+3+2 एंड तीनों ही रेशो के कॉन्सिक्वेंट्स दैट वुड बी 3+9+6 ऐड कर दिए जाएं तो रिजल्ट क्या आएगा 6/18 और ये भी पुराने वाले रेशो जितनी ही इक्वलिटी मेंटेन करके चलेगा। तो इस तरह से हमारी यहां पर रेशो की प्रॉपर्टीज चलती है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं दोबारा से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जहां पर दो रेशो आपस में इज इक्वल टू का साइन लगेगा तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन्वर्टेंडो इनवर्स हो जाते हैं रेशो, कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट बन जाता है, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट बन जाता है, तब भी प्रॉपर्टी की जो इक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी है सेम बनी रहती है। ऑल्टरनेटो ऑल्टरनेट पोजीशंस चेंज होती है, या तो बाहर वाली वैल्यू अपनी पोजीशन चेंज करेगी या अंदर वाली वैल्यू। बाहर वाली वैल्यू को एक्सट्रीम्स बोला जाता है और अंदर वाली वैल्यू को मीन्स बोला जाता है। बाहर वाली वैल्यू को एक्सट्रीम्स और अंदर वाली वैल्यू को मीन्स बोला जाता है। अगर ये अपनी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं तो रेशो यानी रेशो ऑफ इक्वलिटी, वो इक्वलिटी ऑफ रेशो सेम बना रहता है। कॉम्पोनेंटो में एडिशन में सेम बना रहता है, डिविडेंडो में सब्ट्रैक्ट करने पर सेम बना रहता है। एडेंडो अगर न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स एक साइड ऐड कर दे तब सेम बना रहता है, एंड उसके अलावा सब्ट्रेहेंडो माइनस कर दे तब भी सेम बना रहता है यहाँ पर। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है जिन प्रॉपर्टीज पर हमारे कुछ एमसीक्यूज आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम हमारे एमसीक्यूज। अच्छा, हमारा तरीका वही रहेगा एमसीक्यू करने का। मैं एक एक क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करता जाऊंगा, शो कर सॉल्व करता जाऊंगा और उसका हम आंसर यहां पर कंटिन्यूटी में करते हुए चलेंगे। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1B। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर एक्सरसाइज 1B और एक्सरसाइज 1B का हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1B मॉड्यूल में पेज नंबर 1.12 से स्टार्ट हो रही है, तो अगर किसी को पेज नंबर देखना है तो एक बार वहां से देख सकता है। अच्छा, यहां पर देखो फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है तो देखो 4/6 तो फर्स्ट वाला रेशो हो गया। हमेशा जो दो नंबर गिवन होंगे एक साथ कंटिन्यूटी में वो रेशो बनाएंगे, और प्रपोर्शन है तो इसीलिए 8 और फोर्थ प्रपोर्शन की वैल्यू को हम x बोल देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। फोर्थ प्रपोर्शन की वैल्यू को फर्स्ट प्रपोर्शन 6, सेकंड फर्स्ट प्रपोर्शन फोर्थ, सेकंड प्रपोर्शन 6 एंड थर्ड प्रपोर्शन 8, तो हम फोर्थ प्रपोर्शन को x बोल देते हैं। अच्छा, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल पढ़ा ही है यहाँ पर, और वैसे भी ये अगर रूल नहीं भी पढ़ते ना तो ये सिंपल ही था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं। तो 4x इज इक्वल टू 48 और 4 अपनी साइड चेंज करके चला जाएगा, x इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन मैं यहां पर शो करूंगा, उसमें हमसे थर्ड प्रपोर्शन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन उसमें हमें यहां पर थर्ड प्रपोर्शन सॉल्व करने को बोला है। वैसे तो ये भी सिंपल है। अच्छा, ऑलरेडी हमें दो वैल्यूज गिवन है यहां पर प्रपोर्शन की,
प्रोपोर्शन की फर्स्ट वैल्यू गिवन है, प्रोपोर्शन की सेकंड वैल्यू गिवन है, और हमसे यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। हमसे यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं दिया हुआ है। अच्छा, अगर हमें इस क्वेश्चन में फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं गिवन है ना, तो ये फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो होती है सिंपल फोर प्रोपोर्शन वाली प्रॉब्लम जहां पर ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी होता है, और एक कंटिन्यूड वाली होती है जहां पर बी रिपीट हो जाता है। तो ये वाला अगर दो प्रपोर्शन गिवन है और थर्ड प्रपोर्शन की वैल्यू पूछी है तो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन वाली प्रॉपर्टी चलेगी। सो अगर सेकंड वैल्यू रिपीट होती है, अगर यहां पर सेकंड वैल्यू रिपीट हो रही है, उस केस में क्या होगा, 12 रेशो 18, हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 12 रेशो 18 इज इक्वल टू, बी रिपीट होता है ना तो 18 ही हो जाएगा यहां पर, अपॉन एक्स। एक्स इस केस में हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर रिजल्ट आएगा 324। वैसे एक्स स्क्वायर 324 होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं इसको, और मैं इसको ऐसा कर सकता हूं 12x इज इक्वल टू 18 इंटू 12, ठीक है, 18 इंटू 18, सॉरी 18 इंटू 18। अच्छा है ना, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर 324 होता है। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 12, ठीक है। 12 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे 1.5 आ जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देते हो तो 1.5 आ जाता है, और 18 और 1.5 को मल्टीप्लाई करते हो तो 27 आंसर आ जाएगा इसका। और 324 डिवाइड बाय 12 करोगे देन तब भी आंसर हमारा क्या रहेगा, तब भी उस केस में आंसर हमारा 27 ही रहने वाला है। सो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी देखो इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी मैं यहाँ पर शो कर रहा हूं, लेकिन सिंपल एक मीन प्रोपोर्शन पूछा है हमसे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है और हमसे यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन पूछा है। अच्छा, मीन मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बीच वाली वैल्यू, ठीक है। ऊपर ये जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन था ए रेशो बी एंड बी रेशो सी, इसकी बीच वाली वैल्यू। सो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया और ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। मीन मतलब हमें सेकंड प्रोपोर्शन यानी बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 25 अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन 81। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट रहेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 81। अच्छा, हम लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर यूज करना अलाउड रहने की वजह से आसान हो जाती है ये कैलकुलेशन। एक तरफ से स्क्वायर हटाओ और एक तरफ रूट लगा दो तो थोड़ी आसान हो जाती है कैलकुलेशन। अब यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, b इज इक्वल टू, अगर इधर से हटाए स्क्वायर हटा देंगे तो इधर भी रूट लग जाएगा और 81 पर भी रूट लग जाएगा। और 25 का रूट होता है 5, 81 का रूट होता है 9, देन आंसर वुड बी 45, ऑप्शन सी, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन कंटिन्यूड रेशो, सॉरी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो बीच वाली वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। अच्छा, देन हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है, ये रहा। द नंबर विच हैज द सेम रेशो, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नंबर है, ठीक है, विच इज एक्स, हम एक्स मान लेते हैं। एक नंबर है विच इज एक्स, उसका जो रेशो है 26 के साथ में, रेशो टू 26 इज सेम, सेम मतलब इज इक्वल टू जो 6 और 13 का है।
एक नंबर है जिसका रेशो x का रेशो 26 के साथ सेम है जो 6 एंड 13 का है। सॉल्व कैसे करें? या तो इसको फ्रैक्शन में लिख के मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, या यहीं पर मैंने बताया था एक्सट्रीम्स एंड मीन्स, बाहर वाली वैल्यूज और अंदर वाली वैल्यूज, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 26 इंटू 6। 13 से ये 26 कैंसिल हो जाएगा तो 2, एंड इसकी जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 12। ठीक है, अच्छा 12 होने की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी, क्योंकि एक भी ऑप्शन 12 नहीं बता रहा है हमें वैल्यू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान ट्रिक भी है, बहुत आसान है। देखो 1:2 एक रेशो है जो 2:4 के इक्वल है, तो 1 बिकम्स 2, 1 बना है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट देखो, एंड 2 बना है 4, कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट देखो, तो x रेशो 26 इज इक्वल टू है 6 रेशो 13 के। ठीक है, अच्छा 13 26 बनने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम अगर इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 12 आंसर। ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें एक नॉर्मल तरीका बता दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आगे हम कंटिन्यू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा देखो क्वेश्चन बोल रहा है हमें इस जो भी वैल्यूज ये गिवन है इनका फोर्थ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन वुड बी 2a। ठीक है, 2a a स्क्वायर c, एंड फोर्थ प्रोपोर्शन को हम x बोल देते हैं। सेम एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लीकेशन, मीन्स के मल्टीप्लीकेशन के, या बाहर वाली वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन अंदर वाली वैल्यू के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होना चाहिए। सो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2ax इज इक्वल टू a स्क्वायर c, और ये 2a अपनी साइड चेंज करके दूसरी तरफ चला जाएगा क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ डे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और a से a कैंसिल होगा यहां पर। ठीक है, a से a कैंसिल होगा तो रिजल्ट वुड बी ac अपॉन 2, ac अपॉन 2 मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि ये चारों नंबर्स, चारों टर्म्स जो है ना यहाँ पर, ये चार टर्म्स गिवन है और ये चारों के चारों टर्म्स हमारी प्रोपोर्शन में है। मतलब है 1:1/2 रेशो 1/3 इज इक्वल टू है, प्रोपोर्शन का मतलब रेशो की इक्वलिटी है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल है, एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लीकेशन मीन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा तो 1/2 इंटू 1/x इज इक्वल टू होगा 1/3 इंटू 1/5। मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखकर समझा रहा हूं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1/2x इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, अच्छा सिंपल करें क्वेश्चन को तो 1/2x इज इक्वल टू 1/15। एक तरीका तो ये है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। एक तरीका ये है दोनों साइड का ही रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। तो 2x इज इक्वल टू 15, एंड जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 15/2। क्वेश्चन सॉल्व है हमारा, ऑप्शन सी। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर सिंपल रेसिप्रोकल कर दो।
देन क्वेश्चन नंबर 7. Easy क्वेश्चन नंबर 7 भी. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा, हमें मीन प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन मीन सेकंड टर्म मींस बी. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें मीन प्रपोर्शन सॉल्व करना है. तो देखो 12x² रेशो b इज इक्वल टू b, क्योंकि मीन है तो सेम रहेगा, 27y². तो मैं अंदर वाली वैल्यूज को और बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकता हूं, b² इज इक्वल टू 27 इंटू 12 करोगे ना तो 324 होता है. 324 x²y². मैं इधर से रूट हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा, उस तरफ रूट लग जाएगा. तो 324 18 का रूट होता है, x² का रूट करने पर x आता है. 324 का रूट करेंगे तो 18 होगा, x² का रूट करेंगे तो x होगा, y² का रूट करेंगे तो y होगा. ऑप्शन ए आंसर है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 8. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम ट्रिक से करेंगे तो बहुत आसान है, अदरवाइज टाइम तो लगना ही है इस क्वेश्चन को अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे तो. मैं तुम्हें इसका ट्रिक समझाता हूं. क्वेश्चन नंबर 8 कहां गया, ये रहा. ठीक है, देखो मैं ट्रिक समझाता हूं इसका. ये है ना, तुम कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि तुम ऐसा बोलो कि सर आप ये जो क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हो, इसके बीच में ये बॉक्स जैसा, जैसे यहाँ पर देखना तो थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा बॉक्स जैसा खाली स्पेस है. एक्चुअली के अंदर जब मैं तुम्हें यहाँ पर ये दिखाऊं मॉड्यूल, मॉड्यूल से जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो थोड़ा ऑब्जर्व करना ध्यान से. यहाँ पर बीच में बॉक्स बना हुआ है, वो खाली स्पेस मॉड्यूल में ही है, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये एज इट इज ही कॉपी होगा. सो क्वेश्चन नंबर 8 ट्रिक से करते हैं. सिंपल ट्रिक है, a/1 कर दो इसको, b/2 कर दो एंड c/5 कर दो. तो ये हो जाएगी a की वैल्यू, ये हो जाएगी b की वैल्यू, ये हो जाएगी c की वैल्यू. और हमें a रेशो b रेशो c सॉल्व करना है 1:2:5. क्वेश्चन कंप्लीट है, मत सोचना. और तरीका है लेकिन उसमें फिर मेहनत होने वाली है, तो बेस्ट तरीका है हम a b c की वैल्यू को डायरेक्ट यहां पर पुट करते हैं ऐसे क्वेश्चन. नाइन्थ क्वेश्चन भी अब देखोगे ना तो नाइन्थ क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है हमारे पास में. मैं यहां पर शो कर रहा हूं. हमारे पास ये हमारा नाइन्थ क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, गिवन है क्वेश्चन. अच्छा, नाइन्थ क्वेश्चन में भी अगर यहां पर देखोगे तो उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है जैसा लास्ट वाले क्वेश्चन में था, a/3 b/4 एंड c/7. तो a would be 3, b would be 4, c would be 7. अब सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है देन a प्लस b प्लस c/c, ये हमें सॉल्व करना है. तो अगर हमने a की वैल्यू को बोला है 3, b की वैल्यू को बोला है 4, c की वैल्यू को बोला है 7, तो वो वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं और आंसर हो जाएगा हमारा 14/7 2. ऑप्शन सी आंसर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. सो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10th, एक बार ठीक है रिकॉर्डिंग सही चल रही है अभी. सो क्वेश्चन नंबर 10th को अगर हम सॉल्व करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू,
देखो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5। सो हमें P को S से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और Q को R से मल्टीप्लाई करना है। और मैंने ये बताया भी था, हमने जब ऊपर ये पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली, वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करते हैं। चलो देखो ध्यान से समझना, P को S से मल्टीप्लाई करते हैं और Q को R से मल्टीप्लाई करते हैं। P अपॉन S, देखो है ना, इसको सॉल्व करने का ये तरीका भी कर सकते हैं। ध्यान से समझना इस प्रॉब्लम को। P अपॉन Q, क्योंकि P इंटू एस है ना, देखो मैं इसको है ना सिंप्लीफाई करके समझाता हूं कैसे। एक्चुअल में लिखा हुआ यहां पर है पी एस अपॉन क्यू आर, ठीक है, ये वाली टर्म इस तरह से लिखी हुई है। मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकता हूं, P अपॉन क्यू इंटू एस अपॉन आर, ठीक है। अच्छा, P अपॉन क्यू की वैल्यू तो देखो सीधी सीधी हमें क्वेश्चन में गिवन है P अपॉन क्यू की वैल्यू, तो P अपॉन क्यू की वैल्यू तो हम एज इट इज कैरी कर लेते हैं। अच्छा, ये वाली वैल्यू R अपॉन S को रिप्रेजेंट कर रही है, हमें चाहिए S बाय R, R अपॉन S और S अपॉन R एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1.5 इधर चला जाएगा, 2.5 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में सब कुछ कैंसल, 1:1 आंसर। ऑप्शन बी आंसर है इसका। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें मेरे को ऐसा लग रहा था क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, तो हम उस प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे। मैं समझाता हूं कैसे कर सकते थे। मान लो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगाते तो P अपॉन क्यू की वैल्यू इतना लिखते हम, सॉरी 1.5 है, P अपॉन क्यू की वैल्यू इतना लिखते, और नेक्स्ट हमें चाहिए थी R अपॉन S की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू आएगा बीच में, इज इक्वल टू हमें R अपॉन S की वैल्यू को भी हम इतना ही लिखते, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इन दोनों नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते, जिससे हमारा रिजल्ट आता पी एस इंटू क्यू आर, क्योंकि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पी एस इंटू क्यू आर आता है, और जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर भी 1:1 ही आएगा, सेम नंबर्स रहेंगे दोनों साइड पर, एंड 1:1 ही रहेगा इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 11, 10th हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने के लिए देखो क्वेश्चन में हमें x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5 ये वाला डेटा गिवन है, ये हमें सॉल्व करना है। देन पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, देन हमसे पूछा गया है x प्लस जेड डिवाइडेड बाय y प्लस w हमें सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू ये रही, z की वैल्यू ये रही, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 2.5 प्लस z की वैल्यू हो गई 2.5। अगर इसी प्रॉपर्टी को समझ रहे हो तो y की वैल्यू वुड बी 1.5, w वुड बी 1.5 एंड 5 अपॉन 3, आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया हमारा। इसको फर्दर भी सॉल्व कर रहा था मैं, 1.67 लिख रहा था, लेकिन ठीक है, हमें 5 अपॉन 3 मिल गया यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमें 5x माइनस 3y डिवाइड बाय 5 y माइनस 3x। इजी है क्वेश्चन नंबर 12 भी, ऐसा कुछ खास मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस इसमें टाइम लगेगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि आज वाली क्लास में हम ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हो सकता है एक और क्वेश्चन सॉल्व कर ले, 13 भी कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है आज हमारे पास में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y और डिवीजन का साइन लगा हुआ है 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई है, सिंपल, और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास में। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से रिजल्ट आएगा 20x माइनस 12y इज इक्वल टू 15y माइनस 9x। ठीक है, रिकॉर्डिंग सही चल रही है। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो है ना, एक्स एक्स एक तरफ, वाई वाई एक तरफ, तो 29x हो जाएगा। 9x अपना साइड चेंज करके इधर आएगा और 12 अपना साइड चेंज करके उधर जाएगा, तो इज इक्वल टू 27y। और अगर हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो y को साइड चेंज करके इधर ले आता है, डिवीजन में हो जाएगा, और 29 अपना साइड चेंज करके इधर चला जाएगा। तो आंसर वुड बी 27:29। रेशो बोलो या फिर फ्रैक्शन लिखो, एक ही बात है। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा डी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहां पर। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम आज वाली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 30। बेटर है क्वेश्चन नंबर 13 हम बाद में करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 के लिए प्रॉपर्टी मेरे को एक अलग से समझानी पड़ेगी। वहां पर कंटिन्यू रेशो का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सो बेटर है हम क्वेश्चन नंबर 13 से पहले एक क्वेश्चन नंबर 14 कर लें। वैसे क्वेश्चन नंबर 13 ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक नई प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो उसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं। हम कर देते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 14। मैंने बीच में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए स्पेस खाली छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 को भी एक बार कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके रख लेता हूं मैं यहाँ पर, ताकि जब हम नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट करें तो इस क्वेश्चन से कंटिन्यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 14 करवाया है। x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 7। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 7। ठीक है, अब हमें जो पूछा है, हमसे पूछा है 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाय 2y। एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो हमने यहां पर करते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 7, वो पुट कर देते हैं। अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 15, z की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 28 डिवाइड बाय 2y, एंड y की वैल्यू हमारे पास में है 3, तो ये 6 हो जाएगा। अच्छा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 17, 28, 32 माइनस 15 किया, 17/6। ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन डी हमारा आंसर है, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। आज वाली क्लास के लिए अभी इतना ही करते हैं हम, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1B के, वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज वाली क्लास के क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम है, या लास्ट वाली एक्सरसाइज जो हमने एक्सरसाइज 1A की थी, उसके क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट्स में वो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर वो आप क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई करें जब हम एक प्रॉब्लम क्लास को वहां पर रिकॉर्ड करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर इसी तरह की वीडियोस आपको देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।